मूवी की शुरुआत ईयर 1991 न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पुलिस डिटेक्टिव मैट स्केडर एक बार में जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है। तभी बाहर दो ठग्स आते हैं और बारटेंडर को सारा पैसा देने के लिए फोर्स करते हैं, मगर बारटेंडर मना कर देता है तो वो दोनों बारटेंडर को ठोक देते हैं और इसी गोली की आवाज सुनकर मैट अलर्ट होकर उन ठग्स को चेज करने लगता है। एक को तो मैट रोड पर ही ठोक देता है और दूसरे को चेस करते करते स्टेयर्स तक पहुंच जाता है और वहां मैट दूसरी ठग्स को भी निपटा देता है। इसके बाद सीन 8 साल बाद शिफ्ट होता है, यानी कि ईयर 1999। मैट एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तो उससे पीटर नाम का एक लड़का मिलने आता है और वो मैट से हेल्प मांगता है ताकि मैट उसके भाई का केस सॉल्व कर दे। फिर ये दोनों पीटर के भाई के घर जाते हैं और पीटर के भाई का नाम है कैनी। कैनी एक जगह बैठकर मैट को बताता है कि कल मेरी वाइफ का किडनैप हुआ, मैंने फिरौती की रकम भी दे दी थी, फिर भी किडनैपर्स ने मेरी वाइफ को मार दिया। मगर इन बातों में मैट को समझ आ जाता है कि कैनी एक ड्रग डीलर है, तो मैट केस लेने से इनकार करके यहाँ से चला जाता है। फिर जब मैट एक दिन अपने अपार्टमेंट आ रहा होता है तो उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर कैनी बैठा हुआ मिलता है। कैनी बोलता है कि मेरी वाइफ का नाम कैरी था, मैं उसे बहुत प्यार करता था। फिर स्टोरी कैनी के फ्लैशबैक में जाती है, जहां कैनी को एक कॉल आया था जिसमें किडनैपर कहता है कि तुम्हारी वाइफ हमारे पास है और तुम हमें $1 मिलियन ला के दोगे उसे आजाद कराने के लिए। कैनी कहता है कि मेरे पास सिर्फ $4 लाख हैं, जिस पर किडनैपर कहता है कि अगर तुम पैसे टाइम पर नहीं ला पाए तो कैरी को मार के उसके बॉडी की पीसेस को पार्सल कर देंगे। तो तुम कोलंबिया कॉर्नर जाओ और पैसा अपनी कार में छोड़कर पैदल रिचर्ड स्ट्रीट तक जाना और फिर 5 मिनट बाद अपनी कार के पास आकर अपने घर लौट आना। और जब कैनी पैदल वॉक करके वापस आता है तो वहां मौजूद पे फोन पर कॉल आता है जो कि किडनैपर्स का था। किडनैपर्स कहते हैं कि हमने तुम्हारी वाइफ को एक अबंडन्ड कार की डिग्गी में छोड़ा हुआ है। और जब कैनी उस कार तक पहुंचता है तो वो देखता है कि कार की डिग्गी में काफी सारे पैकेट्स हैं जिसमें उसकी वाइफ कैरी के बॉडी पार्ट्स थे। फिर कैनी का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। कैनी सभी डिटेल्स मैट को बताकर एक टेप रिकॉर्डर वहां छोड़कर चला जाता है। जब मैट उस टेप को सुनता है तो कैरी की चीख पुकार सुनकर मैट का दिल दहल जाता है, क्योंकि इस टेप में किडनैपर्स ने कैरी को टॉर्चर करने की वॉइस रिकॉर्डिंग कर रखी थी और मैट उस टेप को एंड तक भी नहीं सुन पाता। मैट फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन ले लेता है। फिर मैट उस शॉप जाता है जहां से कैरी किडनैप हुई थी, तो शॉपकीपर कहता है कि कैरी अच्छी लेडी थी और यहां से जाते वक्त कैरी किडनैप हुई थी। दो लोग जो कि एक जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए थे ब्लू वैन से निकलकर आए, उन्होंने कैरी को किडनैप कर लिया था। फिर आसपास के कई सारे और शॉपकीपर्स से पूछताछ करने पर पता चलता है कि सभी ने उस वैन को देखा था, मगर हर आदमी कैरी की किडनैपिंग से रिलेटेड डिफरेंट स्टोरी बताता है। बस सब में एक ही बात कॉमन थी, 2 आदमी और एक वैन। फिर मैट लाइब्रेरी जाके पुराने आर्टिकल्स पढ़ता है जिसमें कैरी जैसे सिमिलर केसेस का रिकॉर्ड था, जिसमें उसे 2 केस मिल जाते हैं, मैरी और लीला एंडरसन का। यहाँ एक टीजे नाम का बच्चा मैट की हेल्प भी करता है। मैट को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि लीला का मर्डर 2 दिन पहले ही हुआ है, जिसमें लीला की एक टांग एक डंपस्टर में मिली थी और उसकी बाकी बॉडी एक सिमेट्री के पॉन्ड में मिली। और आई विटनेस के हिसाब से लीला को लास्ट टाइम देखा गया था जब उसे 2 किडनैपर एक ब्लू वैन में ले गए थे। मैट फिर जल्दी से उस सिमेट्री जाता है जहां लीला के बॉडी पार्ट्स मिले थे और वहां के ग्राउंड्स कीपर से लीला के बारे में पूछताछ करता है, मगर ग्राउंड्स कीपर जोन्स मैट को कोई भी ढंग से जवाब नहीं देता। और इन बातों में मैट को शक हो जाता है कि शायद जोन्स लीला की किडनैपिंग के बारे में कुछ तो जरूर जानता है। फिर जब शाम को जोन्स अपने घर जा रहा होता है तो मैट जोन्स को फॉलो करता है और इस टाइम मैट को टीजे भी फॉलो कर रहा होता है। तो फिर मैट टीजे को पकड़कर पूछताछ करता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। तो टीजे कहता है कि मैं भी केस सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर मैट टीजे को समझा बुझाकर घर भेज देता है कि अभी तुम इन कामों के लिए कुछ छोटे हो। मैट फिर एक आर्टिकल पढ़कर लीला के फियांसे रूबेन के घर जाता है और कोइंसिडेंटली रूबेन का घर
उस सिमेंट्री के ग्राउंड कीपर जोन्स का घर बिल्कुल पास पास था। फिर मैट रूबेन से मिलकर लीला के बारे में पूछता है तो रूबेन बताता है कि किडनैपिंग से पहले लीला मुझसे मिलने वाली थी एक कॉफी शॉप में, और जब मैं उसका वेट कर रहा था तब मैंने लीला को दूर से किडनैप होते हुए देखा, जिसमें उसे 2 लोगों ने किडनैप किया एक ब्लू वैन से, और वैन में तीसरा आदमी भी था जो कि वैन का ड्राइवर था। और इन्हीं बातों में मैट को पता चल जाता है कि रूबेन भी कैनी की तरह ही एक ड्रग डीलर है और दोनों की वाइफ एक ही तरह से किडनैप होकर मारी गई हैं। और इसी दौरान मैट को विंडो से जॉन्स दिखता है, तो मैट जल्दी से सामने वाली बिल्डिंग की रूफ पर जाता है, तो जोन्स भी मैट को दूर से देख लेता है। फिर मैट रूफ पर एक शेड में जाता है जो कि जोन्स का रूम था। वहां पर मैट को काफी फोटोज मिलती हैं जो कि रूबेन के अपार्टमेंट की विंडो की थी, और काफी फोटोज में विंडो पर लीला मौजूद थी। और जोन्स भी यहाँ पर आ जाता है और मैट को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है, मगर मैट उसे समझा बुझाकर चाकू जमीन पर रखवा लेता है। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि किडनैपिंग में जोन्स भी शामिल था और वो वैन का ड्राइवर था। जॉन बताता है कि मैं लीला को पसंद करता था और मुझसे ये देखा नहीं गया कि लीला और रूबेन दोनों ड्रग्स लेते थे, तो मैंने लीला को किडनैप करके सेफ रखने का प्लान बनाया। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे 2 पार्टनर इंसान के वेश में जानवर हैं। उन दोनों ने मुझे अपना अड्डा भी दिखाया था। उनके अड्डे पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स थे ड्रग डीलर से रिलेटेड, जिन पर डीईए की ऑफिशियल स्टैंप्स भी थी। मैंने उन्हें डीईए वाला समझकर लीला और रूबन के बारे में बताया था, तो उन्होंने इस बिल्डिंग के ऊपर से कई दिन रूबन के घर की विंडो पर नजर रखी थी। फिर एक दिन हम लोगों ने लीला को किडनैप किया, मगर मुझे नहीं पता था कि वो लोग लीला को वैन में ही टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। उन दोनों को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था, जैसे उन्हें किसी वोमेन को टॉर्चर करने में बहुत सुकून मिलता हो। और वो सब मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं वैन से उतरकर भाग गया था। और फिर रूफ पर जोन्स एक किडनैपर का नाम रे बताकर छत से कूद जाता है। फिर हमें दोनों किडनैपर दिखाए जाते हैं। इनका नाम है रे और एल्बर्ट, जो कि अब वैन में बैठकर अपने न्यू टारगेट को देख रहे होते हैं। इनकी न्यू टारगेट का नाम है लूसिया, और ये एक ड्रग ट्रैफिकर यूरी लैंडो की बेटी है। फिर मैट एक शॉप जाकर शॉपकीपर से मैरी और उसकी किडनैपिंग से रिलेटेड पूछता है, तो शॉप ओनर उसे झूठी कहानी सुना देता है। इसके बाद मैट मैरी के घर जाता है, क्योंकि उसका केस भी कैरी और लीला जैसे था। यहाँ उसे शॉप ओनर और उसका बेटा पीटने लगते हैं, यह कहकर कि हमने कितने बार कहा कि हमने मैरी को नहीं मारा, मैरी एक पुलिस वाली थी, हम उसे क्यों मारेंगे। यहाँ मैट को पता चलता है कि मैरी एक पुलिस वाली थी और इन दोनों बाप बेटों के साथ वो ड्रग डीलिंग करती थी। फिर जब मैट रात को कैनी के भाई पीटर से बात कर रहा होता है, तो उसे एक वैन जाती हुई दिखती है जिस पर ईस्ट विलेज प्लम्बिंग लिखा हुआ था। तो मैट एक पे फोन से पता करता है कि यहाँ कोई प्लम्बिंग कंपनी है क्या, मगर जवाब आता है कि आसपास कई शहरों में भी ईस्ट विलेज प्लम्बिंग नाम की कोई भी लिस्टिंग नहीं है, जिससे मैट को शक होता है कि शायद ये किडनैपर वाली वैन ही है। घर जाते वक्त मैट को टीजे मिलता है, जिसके बैग में मैट को एक गन दिखती है। तो मैट टीजे को समझाकर चला जाता है कि गन बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसे उसी जगह फेंक कर आओ जहां से तुम इसे उठा के लाए थे। फिर एक दिन मैट कहीं जा रहा होता है, तो एक आदमी उसका पीछा करता है। मैट को लगता है ये किडनैपर है, तो मैट उसे एक जोरदार पंच मारता है, मगर तभी अचानक से काफी सारे एफबीआई एजेंट आ जाते हैं। यानी ये लोग किडनैपर के बजाय एफबीआई वाले थे। और जब मैट ने ईस्ट विलेज प्लम्बिंग के बारे में इंक्वायरी की, तो ये लोग मैट को चेक करने यहाँ पर आ गए थे। यानी वो ईस्ट विलेज वाली वैन किडनैपर के बजाय एफबीआई वालों की थी। एफबीआई एजेंट्स को पता चलता है कि मैट एक रिटायर्ड कॉप है, तो ये लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर मैट पीटर के घर जाता है, जहां वॉल पर काफी सारी कैरी की न्यूड पेंटिंग्स थी। शायद पीटर कैरी को पसंद करता था। फिर पीटर बताता है कि मैं अपने भाई से जेलस फील करता था और मैं एक ब्यूटीफुल डीईए एजेंट से मिला और अपने भाई कैनी के ड्रग बिजनेस के बारे में बता दिया। तो मैट कहता है कि तुम्हारे रिपोर्ट करने पर उस डीईए एजेंट ने कैनी के ऊपर फाइल बनाई और फाइल को किडनैपर्स ने डीए डिपार्टमेंट से चुरा लिया।
तुम्हें पता है कि वो डीए एजेंट जिसे तुमने रिपोर्ट किया था वो भी कैरी की तरह मारी गई, बिल्कुल सेम तरीके से। मैट ये कहकर यहां से चला जाता है कि अब मैं इस केस को हैंडल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे भाई के पैसे भी लौटा दूंगा। नेक्स्ट सीन में रे और एल्बर्ट वैन लेकर यूरी के घर के बाहर जाते हैं। फिर वो वहां मौजूद डॉग को टेजर से बेहोश कर देते हैं और लूसिया को भी टेजर से बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट डे मैट कैनी के घर जाता है उसे पैसे लौटाने के लिए, मगर उसे वहां कैनी के बजाय पीटर मिलता है जो मैट को बताता है कि कैनी अपने फ्रेंड के घर गया है जिसकी बेटी भी किडनैप हो गई है। तो ये दोनों यूरी के घर जाते हैं। यूरी कहता है कि ये लोग वही किडनैपर हैं जिन्होंने कैनी की वाइफ को किडनैप किया था और अब वो लोग रैंसम मांग रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। तभी किडनैपर का यूरी को फिर से कॉल आता है तो मैट फोन लेकर कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमें बच्ची सही सलामत वन पीस में चाहिए। मगर अब इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था तो ये लोग अपने फ्रेंड से पैसे अरेंज करवाने लगते हैं और मैट भी टीजे को फोन करके कहता है कि मेरे अपार्टमेंट जाओ, वहां क्लोजेट में एक बॉक्स है, उसे लेकर बाहर तक आना, वहां पर तुम्हें पीटर मिलेगा और वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। फिर थोड़ी देर बाद किडनैपर का फोन फिर से आता है जिसमें किडनैपर के रैंसम मांगने पर मैट कहता है कि पहले प्रूव करो कि लूसिया अभी तक जिंदा है, क्योंकि तुम भरोसेमंद नहीं हो, क्योंकि तुमने कैनी की वाइफ को जो मार दिया था पैसा लेने के बाद भी। किडनैपर कहता है कि वो वन टाइम इवेंट था, कैनी रैंसम को कम करने की कोशिश कर रहा था तो हमने उसकी वाइफ को मार दिया। तो मैट पूछता है कि लूसिया के पिछले डॉग का क्या नाम था। अगर जवाब सही है तो इसका मतलब तुमने लूसिया से पूछकर जवाब दिया है और वो जिंदा है। अगर जवाब गलत हुआ तो लूसिया मर चुकी है। और किडनैपर डॉग का सही नाम बता देते हैं, यानी ये कंफर्म हो जाता है कि लूसिया अभी सही सलामत है। सभी लोग रिलीफ फील करते हैं। किडनैपर यह कहकर फोन काट देता है कि मैं 2 घंटे बाद फोन करूंगा। फिर टीजे भी यूरी के घर आकर मैट को उसका बॉक्स दे देता है। इसके कुछ देर बाद मैट को किडनैपर का फिर से कॉल आता है। किडनैपर मैट को अनआर्म्ड एक सिमेट्री में आने के लिए बोलता है, मगर मैट फेस टू फेस ट्रांजैक्शन की डिमांड करता है जिसके लिए किडनैपर मान जाते हैं। फिर ये सभी ग्रीनवुड सिमेट्री जाते हैं और रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर अपने प्लान को मोशन में लाते हैं, जिसमें मैट पैसे लेकर किडनैपर तक जाएगा और पीटर एक राइफल लेकर दूर से किडनैपर पर निशाना लगा के रखेगा ताकि जरूरत पड़ने पर उसे मार सकें। और मैट किडनैपर के पास पहुंच जाता है जहां उन्होंने लूसिया के गले पर चाकू लगा रखा था। मैट फिर रे को पैसे दे देता है और एल्बर्ट लूसिया को जाने देता है। जब लूसिया मैट के पास पहुंचती है तो मैट देखता है कि लूसिया की कुछ फिंगर्स कटी हुई हैं। तो रे श्रग करके कहता है कि ये तो डील होने से पहले की बात है। फिर यूरी लूसिया को वहां से ले जाता है और इसी वक्त रे मैट पर गन पॉइंट करता है और इसी टाइम एल्बर्ट को भी पता चल जाता है कि ये पैसे तो नकली हैं। जब तक वो रे को अलर्ट कर पाता है तब तक मैट रे की चेस्ट पर 2 बार शूट कर देता है, मगर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने की वजह से रे जिंदा बच जाता है। तो एल्बर्ट इन पर वैन से फायरिंग करने लगता है और ये किडनैपर लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो मैट रे को फिर से कई बार शूट करता है और रे अब सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, मगर फिर भी ये लोग कार लेकर भाग जाते हैं। और इसी सब शूटिंग में कैनी का भाई पीटर मारा गया था। मैट वगैरह जब कार में आकर बैठते हैं तो उन्हें कार में टीजे नहीं मिलता। असल में टीजे किडनैपर की कार में जाकर छुप गया था। तो टीजे मैट को कॉल करके किडनैपर के घर का पता बता देता है और इसी वक्त किडनैपर के हाइडआउट में एल्बर्ट रे को गला घोट के मार देता है। फिर मैट और कैनी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मैट एल्बर्ट को पकड़कर उसके हाथ बांध देता है। फिर मैट वहां से टीजे को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर कैनी बेसमेंट में रे को चेक करने जाता है, मगर इसी टाइम एल्बर्ट खुद को आजाद करा लेता है। जब मैट वापस लौट कर आता है तो वो देखता है कि यहाँ जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। जब मैट बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है कि कैनी मर चुका है। एल्बर्ट पीछे से आकर एक वायर से मैट का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है। जब एल्बर्ट मैट को मारने ही वाला था तो मैट रे का टेजर उठाकर एल्बर्ट को शॉक दे देता है, मगर फिर भी एल्बर्ट खड़ा होने लगता है तो मैट उसके सर में 2 गोली मार देता है। और अब एल्बर्ट का भी काम तमाम हो चुका था। नेक्स्ट डे जब सारा मैटर खत्म करके मैट अपने घर पहुंचता है
तो वो दिखता है कि टीजे सोफे पर सो रहा है और उसने अपनी एक ड्राइंग में मैट को ऐसा सुपर हीरो ड्रॉ किया हुआ था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।